नमस्कार दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आज जो 6 अक्टूबर 2024 को RSAT का पेपर हुआ था उसको सोल्व करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारा ये अक्टूबर 2024 RSAT का पेपर हुआ था, जिसके अंदर मई और अप्रैल और मई के स्टूडेंट बैठे थे और जो जिनकी भी सप्लीमेंट्री आई थी वो बच्चे जो फेल हो रखे थे उनका एग्ज़ाम था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये पेपर ए सीरीज वाला पूरा सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे डी सीरीज है, ए सीरीज है, सबकी मैंने पेपर का स्कैन करके डाला हुआ है। ये आपको स्कैन कॉपी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेट नंबर डी है अक्टूबर 2024 और अभी मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा सीरीज नंबर ए का। ये देख लीजिए। तो यहाँ पे ये सीरीज नंबर ए है जिसका सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। इसको मैंने पूरा टाइप करके रखा है और एक एक सवालों के आंसर मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जितने भी सवाल है 35 के 35 सभी के सही आंसर मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। कोई सवाल गलत हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई सवाल में अगर मिस प्रिंट है या कोई गलत हो गया है आंसर, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसका सॉल्यूशन वापस से हम करेंगे। तो ये है पेपर का बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे देखो डी सीरीज है, ए सीरीज है, बी सीरीज है और सी सीरीज है और ये पेपर का फर्स्ट पेज आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये पेपर आ गया। अब इसका पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूँ। सबसे पहला सवाल है, खाली स्थान विंडोज 11 में वह क्षेत्र हैं जिसमें पृष्ठभूमि चित्र, वॉलपेपर, आइकन, टास्क बार शामिल होता है। यानी विंडो 11 में जो विंडो 11 होता है उसका जो फर्स्ट पेज होता है या फर्स्ट स्क्रीन होती है उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। यानी जिसके अंदर आप वॉलपेपर देखते हैं, आइकन देखते हैं, टास्क बार देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। पहले का आंसर जिसने भी सही किया है वो हमें जरूर बताइए कमेंट में। चलिए अगला सवाल है, देखो इसका आंसर भी मैंने लिखा है यहाँ पे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है, स्पष्टीकरण भी लिखा है कि डेस्कटॉप वह क्षेत्र है जहाँ उपयोगकर्ता की पृष्ठभूमि, चित्र, आइकन, टास्क बार होते हैं जिससे वह उपयोगकर्ता के लिए कार्य करना सुविधाजनक बनाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर सवाल, MS वर्ड 2019 में खाली स्थान टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प होते हैं। स्थिति, रिबन, शीर्षक या स्क्रॉल बार। यानी ये जो होम, इंसर्ट, लेआउट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ये रिबन वाले टैब के अंदर होता है, रिबन बार कहते हैं जिसको। उसी के ऊपर ये होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि टैब होते हैं। तो इसका आंसर रिबन है। इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। रिबन वो क्षेत्र हैं जो विभिन्न टूल्स, विकल्पों, श्रेणियों में वर्गीकृत करके उन्हें होम, जैसे होम, इंसर्ट आदि करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है यूपीआई का फुल फॉर्म। यूपीआई का फुल फॉर्म है, पहला यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, ये नहीं है, अल्ट्रा पेमेंट तो हो ही नहीं सकता। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसका आंसर देख लीजिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। स्पष्टीकरण दिया है कि यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जो एक डिजिटल भुगतान है। क्या है यूपीआई? जब हम यूज़ करते हैं ना गूगल पे, फ़ोन पे, वो यूपीआई है। इसका फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। अगला सवाल है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? यानी कौन से ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ नहीं होते हैं? पहला है, आप इसे कभी भी 24/7 उपयोग कर सकते हैं, ये तो लाभ है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है, इससे दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, ये भी इसका लाभ है क्योंकि कम समय लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है। सी है, यह पैसों को तुरंत प्राप्त करता खाते में स्थानांतरित कर देता है, ये भी लाभ सही है। लेकिन 4 नंबर है, आप सिस्टम को डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। यानी कि बाकी 3 तो इसके लाभ है, ये लाभ नहीं है। तो इसका आंसर देखो मैंने यहाँ पर भी लिखा, आप सिस्टम को डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर स्पष्टीकरण है कि बाकी सब तो लाभ है, ये लाभ नहीं है। 5वां नंबर सवाल है कि नीचे दी गई तालिका से सही मिलान का विकल्प चुनिए। ई कॉमर्स परिदृश्य और उसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, उदाहरण यहाँ लिख लेता हूँ मैं। तो B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होता है वो देख लो। तो यहाँ पे जैसे इसका आंसर देखो, B2C का एग्जाम्पल है अमेजोन, ठीक है। B2C का एग्जाम्पल क्या? अमेजोन है। B2B का इंडिया alibaba.com है और C2C का है www.ebay.com। तो इसका यहाँ आंसर है, देखो फर्स्ट जिसका भी आंसर डी होगा उसको आंसर कर लीजिए डी का, ठीक है। तो ये मैं
सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको आंसर देख लीजिए, परफेक्ट है ये आंसर, एकदम एक्यूरेट आंसर है। तो B2C का उदाहरण है अमेजॉन और B2B का उदाहरण है अलीबाबा और C2C का उदाहरण है eBay। अगला सवाल 6 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसका आंसर होगा राज ई-वोल्ट। राज ई-वोल्ट क्यों है? क्योंकि राज ई-वोल्ट में आप डाटा को प्रबंधन कर सकते हैं, जो भी दस्तावेज होते हैं या अपने डॉक्यूमेंट होते हैं 10वीं 12वीं मार्कशीट वगैरह, वो वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो राज ई-वोल्ट इसका सही आंसर है। जिसने भी इसका आंसर सही किया है वो कमेंट जरूर करें, बताइए। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर। प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम F5 बटन दबाते हैं, ठीक है, यानी शुरू करने के लिए क्या करते हैं, F5 बटन दबाते हैं। ये आंसर सही है। फिर और भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि पहले का आंसर क्लिक करके आ जाओ, क्योंकि पीछे भी आंसर देख लिया करो, ऐसा नहीं आप जल्दबाजी में पहले का आंसर करके आओ और वो गलत हो जाए। बी है स्लाइड शो मेन्यू में व्यू विकल्प है, यानी पहला भी सही है दूसरा भी सही है। सी है स्लाइड शो मेन्यू में रिहर्सल टाइमिंग, ये आंसर गलत है। और डी है या तो विकल्प ए या विकल्प बी, यानी दोनों सही है, ए और बी, तो ये दोनों सही है, तो डी आंसर होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 कुंजी या स्लाइड शो मेन्यू व्यूज विकल्प दोनों का उपयोग किया जाता है। 8 नंबर है निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो डिजिटाइजर का यूज नहीं किया जाता, MICR का यूज किया जाता है। इसका आंसर होगा MICR। बारकोड रीडर अलग हो, कैप्चा नहीं होता है। MICR होता है जो चेक की जो स्याही होती है उसको पढ़ने का काम करता है, एक मशीन का काम करता है ये MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है का उपयोग चेक और अन्य वित्तीय दस्तावेज संभालने के लिए किया जाता है। 9 नंबर सवाल है भंडारण क्षमता के आरोही क्रम में अनुसार सही विकल्प है, यानी छोटे से बढ़ते क्रम में बताना है। तो यहाँ पे CD सबसे पहले CD आती है, फिर DVD आती है, फिर ब्लू रे डिस्क आती है और फिर हार्ड डिस्क होती है। तो इसका सही आंसर है ए। जिसने भी सही आंसर लिखा है वो एक बार कमेंट जरूर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल। देखो यहाँ CD DVD और ब्लू रे हार्ड डिस्क वगैरह लिखा हुआ है। भंडारण क्षमता में हार्ड डिस्क सबसे अधिक होती है, उसके बाद ब्लू रे डिस्क आती है, DVD आती है, सबसे कम CD होती है। फिर अगला है 10 नंबर टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। यानी टॉगल कुंजियाँ या टॉगल की कौन कौन सी होती है। कैप्स लॉक होती है, सही है। न्यूमेरिकल लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक भी होता है। तो इसका आंसर होगा ये सभी आंसर है इसका 10वें का। अगला है देखो यहाँ पे बताया भी है, स्पष्टीकरण किया गया है। कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक, स्क्रॉल लॉक सभी टॉगल कुंजियाँ हैं जो एक निश्चित स्थिति में बदलती है। 11 नंबर सवाल है किसी दस्तावेज में हेडर फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी हेडर फुटर जोड़ने से क्या होता है या इसका यूज़ क्यों करते हैं उसका कारण बताना है। पहला है किसी दस्तावेज को दृश्यों को बेहतर बनाने के लिए, ये आंसर देखते हैं आगे। पृष्ठ के आरंभ और अंत में चिन्हित करने के लिए, तो इसका आंसर होगा ये वाला। और भी देख लेते हैं, किसी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाना या दस्तावेज में ईमेल करना। तो ये मुझे बी राइट लग रहा है, तो बी होगा, क्योंकि जो हेडर और फुटर होता है वो किसी पेज के ऊपर हेडर की तरफ लगता है जो हर पेज में रिपीट होता है, और फुटर होता है जो हर पेज में नीचे की तरफ लगता है, ये जो हर पेज में रिपीट होता है, ठीक है। तो हेडर फुटर का ये आंसर है। यहाँ पे लिखा भी है पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए, और हेडर और फुटर मुख्य रूप से दस्तावेज के शीर्ष और नीचे की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है 12 नंबर खाली स्थान सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं हैं। मेल मर्ज नहीं हो सकता, स्टार और बस में से नहीं हो सकता, मिनी माइक्रो मेन फ्रेम ये कंप्यूटर के प्रकार हैं। लेकिन इसका आंसर वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग होता है। यानी सर्च इंजन संबंधित कौन कौन से हैं, वेब क्रॉलिंग होता है, सर्चिंग होता है, तो ये है। बाकी तो ये MS वर्ड वगैरह में यूज होता है, ये अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्पष्टीकरण, ये सभी प्रक्रिया सर्च इंजन द्वारा जानकारी एकत्रित करने और प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है। 13 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन URL, ये जो URL है http://www.vmou.ac.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है। प्रोटोकॉल इसमें से कौन सा प्रतिनिधित्व करता है, VMOU है, .ac.in है, या पूरा वेबसाइट है, या HTTP है। तो इसका आंसर होगा HTTP, ठीक है। ये प्रोटोकॉल कहलाता है, जो सबसे आगे लगा हुआ है वो प्रोटोकॉल आता है। HTTP का प्रोटोकॉल है जो वेब पर डाटा संचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। तो इसका आंसर होगा भारत IT अधिनियम 2000, ठीक है। तो भारत IT अधिनियम 2000 जब लागू हुआ तो उसके अंदर ये चीज़ बताई गई कि भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित जानकारी या प्राथमिक कानून के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण, भारत का IT अधिनियम साइबर अपराध और ई-कॉमर्स संबंधित कानून को प्राथमिक अधिनियम है, ठीक है। अगला सवाल है 15 सवाल।
आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। यानी इनमें से किसका उपयोग करके आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही सोशल मीडिया के हैं। आउटलुक वगैरह नहीं कर सकते, दस्तावेज यानी सब अलग है, वो ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम यही सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर हैं। तो 15 सवाल हो चुके हैं और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करने और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलने क्यों बेहतर है? यानी हार्ड डिस्क का यूज हम क्यों करते हैं सीडी के अलावा, यानी सीडी से बेहतर क्या है, हार्ड डिस्क क्यों बेहतर है वो देखते हैं। पहला है, एक सीडी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जाया जा सकता है, या आप हार्ड डिस्क पर अधिक संग्रहित कर सकते हैं, या कंप्यूटर सीडी पर संग्रहित फाइलों को नहीं खोल सकता है, या डी है, हार्ड डिस्क को पढ़ना और अधिक तेज़ और सुरक्षित है। यानी सीडी के मुकाबले हार्ड डिस्क बहुत तेज़ है, फास्ट है, पढ़ने में भी आसानी होती है। सीडी के अंदर प्लेटें होती हैं जो घुमावदार, टाइम लगता है उसको खोलने में, ओपन करने में, लेकिन ये हार्ड डिस्क होते हैं जो फास्ट काम करती है। और हार्ड डिस्क से भी फास्ट अभी क्या चल रहा है, SSD चल रहा है। ठीक है, तो अगला सवाल देखो, हार्ड डिस्क का यहाँ एग्जाम दिया भी है विवरण। हार्ड डिस्क को डाटा को पढ़ना आमतौर पर सीडी की तुलना में तेज़ और सुरक्षित होता है। हार्ड डिस्क में डाटा की गति और पहुंच अधिक होती है जिससे फाइलें जल्दी खुलती है। अगला है यहाँ पे 17 नंबर, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को आप क्या कहते हैं? जो पॉइंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। इसका आंसर होगा पिक्सल। रेजुलेशन बिंदु नहीं कहते हैं, डिजिटल बिंदु नहीं कहते हैं, पॉइंट्स नहीं कहते हैं, इसका आंसर होगा पिक्सल। यानी पिक्सल होता है DPI वगैरह, तो पिक्सल एक छोटा बिंदु होता है जो डिजिटल छवि बनाता है। प्रत्येक पिक्सल का रंग और चमक होती है जो मिलकर एक पूर्ण छवि का निर्माण करते हैं। यानी छोटे छोटे डॉट से मिलकर एक पूरी पिक्चर बनी होती है। अगला है, इसमें कथन फर्स्ट और कथन दो हैं, दो कथन है। पहला कथन है कि NVSP मतदाताओं को अपनी मतदान पर्चियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है, सही है इसका। फिर है, IRCTC उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है, ये दोनों सही है। तो देखते हैं किसमें सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, इसका आंसर ये होगा। बाकी आप चेक कर लीजिए, दोनों कथन सही है तो इसका आंसर ये होगा डी। तो डी देखो आंसर सही। विवरण, दोनों कथन सही है। NVSP नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल मतदाताओं को ऑनलाइन मतदान जानकारी को सही करने की अनुमति देता है और IRCTC ऑनलाइन रेलवे आरक्षण में मदद करता है। चलिए अगला सवाल है 19 नंबर, MS Excel 2019 में खालिस्तान फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। तो इसमें से काउंट होगा या काउंट ब्लैंक होगा, काउंट ए है या वी लुकअप है। तो काउंट तो जितने भी आपने भरे हुए हैं जिस सेल के अंदर लिखे हुए हैं उनको काउंट करता है, ये खाली जगहों को काउंट करता है। लेकिन ये काउंट ए है ना, ये गिनता है कि जो खाली नहीं है। ठीक है, सवाल क्या है, खाली नहीं है। अगर खाली होता तो बी राइट होता, लेकिन इसका आंसर होगा काउंट ए। जो खाली नहीं है उनको काउंट करने का काम कौन करता है? काउंट ए। तो इसका आंसर है 19 नंबर का सी। काउंट ए फंक्शन उस सेल को संख्या गिनता है जो डाटा है और वे खाली नहीं है। ठीक है, 20 नंबर सवाल है, सेल्स की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक नीचे रो 10 तक जाता है। तो इसका आंसर होगा ये वाला। ये फॉर्मेट होता है, अगर ये फॉर्मेट यानी बीच में जो 2 डॉट लिखे हुए हैं ये अगर हो तो वो आंसर से होगा। बाकी यहाँ डैश, डॉट या ये सेमीकोलन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, B1 सेल रेंज को दर्शाता है जो कॉलम B से शुरू होकर कॉलम G और रो 10 तक जाती है। ठीक है, सिंटैक्स का उपयोग करता है। ठीक है, सिंटैक्स होगा उसी को सही आंसर है। फिर अगला है 21 नंबर, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है? तो स्रोत फाइल जो पहले से डाली होती है उसमें बदलती नहीं है, इसका आंसर यही होगा। स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई बदल जाती है नहीं, सहेजे जाने पर एक प्रस्तुत स्रोत फाइल में परिवर्तित हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती है। अगला सवाल है, इसका आंसर भी देख लो, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई छवि को संपादित करते हैं तो वह स्रोत फाइल को प्रभावित नहीं करता है बल्कि केवल प्रस्तुति में छवि को संपादित करता है। कहने का मतलब है कि जहाँ पावर पॉइंट के अंदर आप जो भी इमेज लेते हो, फोटो लेते हो, तो जहाँ से भी आपने जिस फोल्डर से, कंप्यूटर के जिस फोल्डर से वो फाइल ली है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने पावर पॉइंट के अंदर आप इसको छेड़छाड़ कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन जो जहाँ से भी आपने फाइल ली है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगला सवाल है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। यानी जो एक्सेल के अंदर फाइलें होती है, एक्सेल जैसी फाइलें आप किस किस में बना सकते हो? गूगल शीट, MS एक्सेल, लिने इम्प्रेस या गूगल शीट, MS एक्सेल, लिने कैल्क। तो इसका आंसर होगा गूगल शीट का। गूगल शीट से भी आप स्प्रेड बना सकते हैं, MS एक्सेल से बना सकते हैं और लिने कैल्क से भी बना सकते हैं।
ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो इसका आंसर देख लेना। नेक्स्ट ऑप्शन है देखो गूगल शीट, MS एक्सेल और लिनियर कैल्क, ये तीनों प्रमुख एप्लीकेशन हैं जिनका उपयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है। 23 नंबर सवाल है कि नंबर पेड़ को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। नंबर पेड़ जैसे साइड में नंबर लॉक वगैरह होता है ना, तो नंबर पेड़ जो होते हैं उसको अगर आप नंबर का यूज ना करके कुंजी यानी एरो तीर का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या बटन दबाना है, न्यूमेरिक लॉक। न्यूमेरिक लॉक का यूज़ करेंगे। कैप्स लॉक के लिए तो छोटे बड़े करने के लिए करते हैं, एरो लॉक से बस ये आगे पीछे करता है। शिफ्ट का यूज छोटे बड़े करने अक्षर को छोटे बड़े करने या ऊपर के अक्षर टाइप करने में किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, इसका देख लो, आंसर दिया हुआ है। न्यूमेरिक लॉक कुंजी दबाने से नंबर पेड़ की दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने की अनुमति मिलती है। अगला सवाल है 24 नंबर, MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल का एड्रेस है। MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर सेल का क्या नाम होता है, A1 होता है। क्या होता है, A1, यानी A कॉलम होता है, 1 रो होती है। हाँ सही है, A कॉलम होता है और 1 ये होती है। चलिए नेक्स्ट है, एक्सेल में सबसे ऊपर बाईं वाले सेल का एड्रेस A1 होता है, लेकिन सवाल में A1 लिखा है जो सही नहीं है। ये A1 होगा, देख लेना है ना, ये फर्स्ट आंसर सही होगा, 1A नहीं होता, ये आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखो 25वां नंबर, एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डाटा को सारणीबद्ध रूप से संग्रहित करता है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा CSV। CSV का पूरा नाम क्या होता है, पढ़ लेते हैं। तो CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, एक फाइल प्रारूप है जो डाटा को अल्प विराम द्वारा अलग करता है और इसे सारणीबद्ध प्रारूप से संग्रहित करता है। SSO ID किससे संबंधित है, SSO ID ई मित्रा से संबंधित है। यानी फेसबुक के लिए SSO ID जरूरत नहीं होती, IRCTC के लिए जरूरत नहीं है। Gmail बनाने के लिए SSO ID नहीं बनानी होती है, पहले Gmail बनता है फिर SSO बनता है। SSO से Gmail नहीं बनता, Gmail से SSO बनता है, तो इसका आंसर ई मित्र होता है। यानी जो ई मित्र ID चलाते हैं, ई मित्र का काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा SSO का यूज़ करते हैं और उसी SSO से ई मित्र के अंदर काम होता है। चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ पूरा विवरण दिया हुआ कि SSO सिंगल साइन ऑन ID आमतौर पर ई मित्र जैसे सरकारी सेवाओं के साथ जुड़ी होती है, जो नागरिकों को विभिन्न सेवाओं को उपयोग करने के लिए पहचान का उपयोग करने में अनुमति देती है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं को लॉगिन करने के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करने में सुविधा प्रदान करती है। चलिए अगला सवाल है, रिसाइकिल बिन का क्या कार्य है। सिंपल सा सवाल है, इजी सवाल है। हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना, सही है। अस्थायी फाइल को संग्रहित करना या दूषित फाइल को संग्रहित करना या दस्तावेज फाइल को संग्रहित करना। इसका आंसर होगा हटाई गई फाइल को संग्रहित करना। चलिए, ये यहाँ पे दिया हुआ भी है। ए, रिसाइकिल बिन का मुख्य कार्य क्या होता है, जो भी हम फाइलें हटा देते हैं उनको वो सुरक्षित रखता है और अगर उसमें से वापस निकालना है तो रिस्टोर करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ICT। ICT का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं होता है, इंट्रा कॉमन टेक्नोलॉजी नहीं होता, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर अगला है, देखो यहाँ पे ICT का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, का मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है जो डाटा प्रसंस्करण और संचार का एक व्यापक क्षेत्र है। अगला सवाल 29वां है, प्रेजेंटेशन का संग्रह क्या होता है, स्लाइड का, यानी स्लाइड का संग्रह होता है वो प्रेजेंटेशन कहलाता है। चार्ट का नहीं होता, वर्कबुक का नहीं होता, वर्कशीट का नहीं होता है। सही आंसर है इसका स्लाइड का। स्लाइड का जो संग्रह होता है, यानी स्लाइडों से मिलकर यह बनता है, एक प्रेजेंटेशन बनता है। डी आंसर है, प्रेजेंटेशन एक स्लाइड का संग्रह होता है जिसमें जानकारी को दृश्य तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अगला है 30वां नंबर, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और उससे सूचनाओं को परिवर्तित करना क्या कहलाता है, डाटा। यानी डाटा क्या चीज़ है, डाटा ही होता है जो आपको कंप्यूटर के अंदर वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको सूचनाओं परिवर्तन करने का करता है। ठीक है, तो ये डाटा होना चाहिए, बिजली नहीं है, कच्चा माल नहीं है, पानी नहीं है, डाटा। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य डाटा को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है जिससे उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। अगला है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या क्या है। तो आप एक एग्जाम्पल देना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है। तो इसका आंसर होगा, देख लो, ये डॉटमेटिक प्रिंटर होगा, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉटमेटिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या डॉटमेटिक प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो इसका सही आंसर होगा डॉटमेटिक प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ए राइट इसका आंसर है। डॉटमेटिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है क्योंकि यह कागज़ पर प्रिंट करने के लिए हेड को कागज़ पर दबाता है, जबकि इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है क्योंकि यह बिना कागज़ को छुए स्याही का छिड़काव करता है। तो इसका आंसर भी मैंने बताया यहाँ पे। अगला है 32वां सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है? तो रोम एक रियल ऑप्टिकल मेमोरी है, गलत। ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी होता है, ऑप्टिकल मेमोरी रियल ऑप्टिकल मेमोरी, इसका जैसे फुल फॉर्म गलत है। फिर अगला देखो, रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर सही है, यानी रैम जो भी आप अभी वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं निर्देशों को संग्रहित करता रहता है। फिर रोम बायोस में संग्रहित करता है, सही है। और रैम उपयोगकर्ता को डाटा पढ़ने और लिखने में अनुमति देता है, ये भी सही है। लेकिन अगला देखो, बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डाटा खो देता है, नहीं, रोम नहीं खोता है, रैम खो देता है। यानी आप जैसे ही कंप्यूटर चला रहे हो, लाइट चली गई, तो आप जो भी काम कर रहे हो वो अगर आपने सेव नहीं किया हुआ है, आपने उसको परमानेंट मेमोरी के अंदर नहीं डाला है, तो वो उड़ जाएगा। तो रैम के लिए तो सही है, लेकिन रोम के लिए गलत हो जाता है, खो नहीं देता है। रोम के अंदर जो डाटा रहता है वो फिक्स रहता है। तो इसका आंसर होगा कि जिसका भी आंसर 2, 3 और ये 4 सही है, बाकी ये 2 गलत है। तो केवल 1, 2, 1, 4, तो इसमें मैं सीधा लगा देता हूँ कि जिसमें केवल 2, 3 और 4 है वो सही है। तो इसका आंसर ये होगा। जिसने भी ये सही किया है कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे ये मतलब बता रहा है कि भाई इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो कि फर्स्ट रैम की, क्योंकि रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है, ना कि रियल ऑप्टिकल। ठीक है, बाकी मैंने बता ही दिया, आपको समझा दिया है। अगला 33वां सवाल है कि एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों में सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका आंसर होगा मिडी। मिडी क्या होता है? जो वाद्य यंत्र होते हैं या कंप्यूटर से जो जुड़े होते हैं वाद्य यंत्र, उनको संगीत को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने का या उसको संगीत डिजाइन करने का काम ये मिडी सॉफ्टवेयर मिडी यंत्र करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस एक प्रोटोकॉल है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच डाटा संचारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सॉफ्टवेयर है ये। चलिए 34 नंबर है, खालिस्तान का उपयोग जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। गूगल शीट, गूगल फॉर्म, गूगल डॉक्स या गूगल ड्रो। गूगल ड्रो नहीं होगा, गूगल फॉरम इसका आंसर है। गूगल फॉरम के माध्यम का जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। गूगल फॉरम का यूज़ करते हैं ना। गूगल फॉरम का एक ऑनलाइन टूल है जो उपयोगकर्ताओं को जानकारी एकत्रित करने और सर्वेक्षण बनाने की अनुमति देता है। और लास्ट सवाल आ गया है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? OCR, लाइन प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर हमें बाहर कागज़ निकाल के देता है, यानी कंप्यूटर के अंदर से बाहर आता है, तो ये तो इनपुट नहीं है, आउटपुट है। CRT मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट होता है, अंदर की चीज़ों को बाहर दिखाने का काम करता है। और स्पीकर भी क्या है? आवाज़ को बाहर निकालने, यानी कंप्यूटर के अंदर की आवाज़ को बाहर भेजने का काम करता है, ये भी आउटपुट है। तो तीनों आउटपुट है। पीछे क्या बच गया? OCR। तो OCR हो गया इसका आंसर इनपुट। OCR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। एक इनपुट डिवाइस है जो, जबकि लाइन प्रिंटर, CRT मॉनिटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल आज जो सवाल आए थे वो सबसे पहले आपको हल करके बताएं। तो 35 के 35 सवाल सही है मेरी तरफ से। अगर आपको इसमें लगता है कि कोई सवाल गलत है तो हमें कमेंट करके बताइए, उसका ज़रूर मैं आपको वापस जवाब दूंगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम इसी प्रकार के RSAT संबंधी और बेसिक, एडवांस बेसिक, टैली, BG, फोटोशॉप, कोल्ड्रो, ग्राफिक डिजाइनिंग, ई-मित्र संबंधी बहुत सारे वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसमें मेहनत लगती है, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।